ये आपका है तो हमारे बुजुर्ग, हमारे नौजवान साथी और हमसे मुत्तफिक होने वाले तमाम समाजवादी साथी और हमारे समाजवादी नेता लोग। मेरा नाम तस्लीम खान है। मैं प्रदेश सचिव हूँ समाजवादी पार्टी अल्पसंख्यक सभा का। लखनऊ में रहता हूँ। हमारे साथ मौजूद हैं हसीब हसन सिद्दीकी साहब, ये युवजन सभा के प्रदेश सचिव हैं। ये कन्नौज से आए हैं। और हमारे दूसरी तरफ हैं शाहान अख्तर साहब, ये मुलायम सिंह यूथ ब्रिगेड के प्रदेश सचिव हैं, गोंडा से आए हैं। और आप सब जानते हैं आपके हर दिल अजीज शख्सियत हमारे शरीफ भाई मौजूद हैं। मैं यहाँ कोई बहुत बड़ी तकरीर का मौजू नहीं है और ना बहुत बड़ा स्पीच देने की ज़रूरत है। मैं अपनी बात और अपनी गुजारिश करने के लिए आपसे आया हूँ। एक इल्तिजा है जो आपसे हम लोग करने आए हैं, वो ये कि मैं अपनी बात शुरू करूँ। बहुत नवाज देवबंदी का एक शेर है बहुत अच्छा कि मंजिल पे ना पहुँचे उसे रास्ता नहीं कहते, मंजिल पे ना पहुँचे उसे रास्ता नहीं कहते, दो चार कदम चलने को चलना नहीं कहते, एक हम हैं कि गैरों को भी कह देते हैं अपना, एक तुम हो कि अपनों को भी अपना नहीं कहते। मैं ये शेर कहने का मकसद मेरा ये था कि जो ज़मीन पर हालात देखे जा रहे हैं, पिछले 3, 4, 5 दिनों से हम लोग समाजवादी सिपाही की हैसियत से, अखिलेश यादव के दूत की हैसियत से यहाँ भेजे गए हैं कि आप सब लोगों से मिलें और इस चीज़ की जानकारी आपको भी दें और मुझे भी आपके साथ बात करके एक जानकारी ये भी मिले कि हम ये उपचुनाव तो है ही, साथ में हम 2022 को कैसे फतेह कर सकते हैं। ज़रूरत आज इस बात की नहीं है कि हम इस बात पर लड़ें कि हमारा प्रत्याशी कौन है। मकसद हमारा ये है कि अगर इस सरकार को जितने जुल्म और जबर की इंतहा कर दी है, मैं सिर्फ मुसलमान की बात ना करें, सिर्फ एससी की बात ना करें, तो आज अपर कास्ट का ब्राह्मण भी इस सरकार से दुखी है, परेशान है। अनैतिक रूप से हत्याएं की जाती हैं, इनोसेंट लोगों को फर्जी इनकाउंटर के नाम पर मार दिया जाता है। आए दिन आप देख रहे हैं कि रेप के केसेस आम हैं। हम सब की बहू बेटियों की को बाहर निकलना मुश्किल हो गया है इस सरकार में। मैं खुद हसीब भाई सहान साथ में थे, हम लोग हाथरस में थे। जिस बेटी के साथ रेप हुआ है, जो प्रदेश कमेटी गई थी नरेश उत्तम जी के साथ, हम लोगों का उस काफिले में हम सब साथ में थे। हमें भी लाठी लगी है पुलिस की, इन सब को लगी है, सारा वीडियो है, सारा अखिलेश यादव ने भी देखा है। लेकिन मेरा कहने का मतलब ये है कि अगर हम सब का दुश्मन एक है तो हम सब लोग मिलकर क्यों नहीं उस दुश्मन का मुकाबला करें। हमारे लिए आज ज़रूरी ना प्रत्याशी है और हमारे लिए ना ज़रूरी ये है कि वो किस कौम, किस ज़ात, किस मिल्लत का आदमी है। हमारे लिए ज़रूरी ये है कि इस जालिम सरकार से निजात देने के लिए अगर हम कोई सेकुलर लोगों को चुन लेते हैं आपकी विधानसभा से, तो कम से कम ये नहीं कि आपके ऊपर अगर पुलिसिया जाती होती है या आपको कोई तकलीफ होती है, तो कम से कम आप अपने क्षेत्रीय विधायक से ये बात कह तो सकते हैं, आपकी बात सुन तो सकता है, आपकी बात थाने तक पहुंचा तो सकता है। और अगर हम इसी तरह से लड़ गए, जिस तरह से विरोधियों ने अफवाह फैला रखा है कि कहीं कांग्रेस जीत रही है, कहीं भाजपा जीत रही है, तो उनकी यही साजिश है कि हमें मुंतशिर कर दिया जाए, हमें टुकड़ों में बांट दिया जाए, हमारे वोटों की कीमत कर दी जाए, जिससे वो दूसरे लोग जीत जाएं और फिर हम वहीं खड़े होंगे जहां आज खड़े हैं। हमें 1 साल की ये मौका दे रहा है, क्योंकि 1 साल बाद हो सकता है फिर 1 साल 2 महीने, 1 साल 1 महीने बाद आम चुनाव आ जाएंगे। फिर हो सकता है कि जिसकी कसक आपके दिल में है
जिस प्रत्याशी को लेकर कुछ हमारे बुजुर्गों या बड़े लोगों या बच्चों के जहनों में गुस्सा है, हो सकता है आने वाले 2022 के चुनाव में फिर से आपका गुस्सा ठीक होकर सरकार हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष उन्हीं को मौका दे दें। लेकिन हम अगर वो गलत कर देंगे उनके फैसले के खिलाफ, तो ये हो जाएगा कि शायद हम बगावत पे आ गए। तो हो सकता है जो 2022 में हमें फिर मौका मिलने वाला रहा हो वो फिर ना मिले। तो कभी कभी मैं एक एग्जाम्पल देकर आपको समझाना चाहता हूँ कि अगर एक दुकानदार दुकान खोल के बैठा हो तो किसी अपने कस्टमर को पटाने के लिए वो कभी कभी बहुत सारे अपने सामान सस्ते रेट पर बेच देता है। वो इसलिए बेच देता है कि वो लॉन्ग टाइम बिजनेस करना चाहता है। वो इसलिए बेच देता है कि आने वाले दिनों में जब ये लौट के आएगा तो हमसे ज्यादा सामान खरीदेगा, तब हम इससे ज्यादा प्रॉफिट कमा लेंगे। हो सकता हो कि अखिलेश यादव ने लॉन्ग टाइम फायदे के लिए ये फैसला लिया हो कि जो पाल जाति के लोग भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़े थे वो सपा के साथ जुड़े थे, और आने वाले आम चुनाव में जब 2022 का होगा और आपकी ही पसंद का कैंडिडेट टिकट पा गया तो वो पाल जो जुड़े होंगे वो आपके साथ मिलजुल के आपको ज्यादा वोटों से जिता देंगे। क्या ऐसा नहीं हो सकता? क्या जरूरी है कि जो हम सोचते हैं वही अखिलेश यादव सोच रहे हों? क्या हमारे जहन में ये कह दिया जाता है कि समाजवादी पार्टी आज हमारे मुसलमान दुश्मन हो गई है? क्या ऐसा है? अगर होता तो हम आपको 1992 में समाजवादी पार्टी बनी, 2020 तक 22 सालों का सफर अगर मैं आपको बताऊं तो समाजवादी पार्टी ने अगर मुसलमान के नाम पर बात करो या दलित के नाम पर बात करो या पिछड़ों के नाम पर बात करो, जब समाजवादी पार्टी सरकार में रही है सबके हित की बात की है। मैं यहाँ पर हिंदू मुसलमान सारे भाई बैठे होंगे, मैं सबसे मेरा सवाल है, क्या कन्या विद्याधन योजना मिलने में 40,000 रुपये सरकार ने दिए थे, क्या वो देख रही थी मुसलमान को देंगे? क्या यादव को दिया है? क्या सिर्फ दलित को दिया है? क्या ब्राह्मण ठाकुर को नहीं दिया? लैपटॉप जिसको मिला क्या जात देख के दिया गया? सिंचाई माफ हुई क्या जात देख के दिया गया? चीफ आपका उत्तर प्रदेश का मुख्य सचिव बनाया गया उस्मानी साहब, क्या जात देख के बनाए गए थे? नहीं। काबिलियत को रुसवा नहीं किया गया था। क्या डीजीपी जावेद अहमद बनाए गए तो क्या जात देख के बनाए गए? तो अगर मुसलमान की हैसियत से अगर आप ये सोच रहे हो कि आपके पसंद के कैंडिडेट को टिकट नहीं दिया गया, तो समाजवादी पार्टी का मुसलमानों पे बहुत एहसान है। अगर मुसलमान ये सोच रहा हो कि समाजवादी को वोट देकर हम एहसान करते हैं, तो समाजवादी पार्टी ने 1992 से लेकर 2020 तक आपके ऊपर भी बहुत एहसान किए हैं। अगर कोई इसमें से मुझसे सवाल पूछना चाहे, मैं गिना दूंगा कि कितने एहसान किए हैं आपके ऊपर। ये मुसलमान की बात। रहा सवाल दूसरे लोगों की बात, तो समाजवादी पार्टी जब भी सत्ता में आई है उसने सिर्फ और सिर्फ अक़लियतों की भी बात की है, तो एससी की भी बात की है, बैकवर्ड की भी बात की है, और जहां सम्मान देने की बात आई है वो अपर कास्ट को भी सम्मान दिया। इसलिए समाजवादी पार्टी जात धर्म मजहब से ऊपर होकर काम करती है। एक्सेप्शनल हर पार्टी में है, हर मौके पर हो जाता है। जहां ऐसे लोग कहते हैं, अगर बहुत लोग हमसे सवाल लोगों ने किया है उसका जवाब मैं दे रहा हूं, लोग सवाल करें कि जिला अध्यक्ष, यार जब जिला अध्यक्ष मुसलमान था तब आपने कभी नहीं कहा कि यार बहुत अच्छा है जिला अध्यक्ष मुसलमान बना। यार हम हिंदुस्तान में रहने, सबको मौका देने का अधिकार है, थोड़ा थोड़ा सबको मौका दीजिए, फिर आगे आएगा, आपके अंदर काबिलियत आएगी। क्या एपीजे कलाम को राष्ट्रपति बनाने की बात हुई थी तो सबसे पहले आप सब पढ़े लिखे लोग हैं, कोई बताएगा हमें कि सबसे पहले किस आदमी ने कहा था कि कलाम को राष्ट्रपति बनवा दीजिए? कोई बताएगा अगर जानता हो? माननीय नेताजी मुलायम सिंह यादव ने पहला नाम दिया था कि एपीजे कलाम को राष्ट्रपति बनाया जाए। क्या उनकी किसी ने सिफारिश की थी? काबिलियत थी। तो मेरा कहने का मतलब ये है
हम आप दूसरे के बहकावे में ना आकर अफवाहों पे ध्यान न दें। हम जैसे समाजवादी के साथ जुड़े थे उसी तरह से एक बार फिर ये समाजवादियों को मौका दें और एक बार फिर कम से कम ज़्यादा नहीं 1 साल के लिए आप अपने क्षेत्र से एक मैसेज दीजिए और अखिलेश यादव तक ये मैसेज पहुंचा दीजिए कि नहीं, हम जात, मजहब और फिरके में यकीन नहीं रखते हैं। हम जो समाजवादी सिपाही लोग हैं, समाजवादी के चाहने वाले लोग हैं, अखिलेश यादव के चाहने वाले लोग हैं, माननीय नेताजी के पसंद करने वाले लोग हैं, इसलिए उनके फैसले के साथ ये आपको करना होगा और आपको ये सोचना होगा। मैं तो आपसे अपील करने आया हूँ, हम अपील करके दूसरे गांव चले जाएंगे। करना आपको है। 3 तारीख बहुत दूर नहीं है, 10-11 दिन की बात है। थोड़ा सा आप लोग अपने लोगों को समझाएं। आपके समझाने से ज़्यादा असर होगा बनिस्बत मेरे। हम आपसे अपील करने आए हैं और फिर अपील करेंगे कि हालात इस लायक नहीं हैं कि हम लड़ते रहें। बहुत नाजुक माहौल चल रहा है, खास करके आपके लिए बहुत बड़े प्रोपेगेंडा है। अभी आप थाने पर चले जाइए, 2 भाई आप लड़े होंगे और आपका नाम M से होगा तो सबसे पहले पुलिस आप दोनों की FIR लिखेगी। दूसरों की तो NCR होगी, FIR कर आपको पैसे लेके जेल भेज दिया जाएगा। तो कम से कम ऐसी सरकार जो धर्म, मजहब, जात देखकर काम कर रही है, उसको उखाड़ फेंकने में आप क्यों नहीं मदद कर सकते? ये मैसेज 1 साल पहले तो हम दिया जा सकता है कि ये सरकार इंसानों के खिलाफ काम कर रही है। सिर्फ मुसलमान हिंदू की बात नहीं है, इंसानों के, मानवता के खिलाफ ये सरकार काम कर रही है। जहाँ पर बेटी के साथ रेप हो जाता हो और 6 दिन तक पुलिस कहती हो रेप हुआ है, उसके बाद प्रदेश का सबसे बड़ा मुखिया कहता है कि रेप नहीं हुआ, उसकी पुलिस डिनाइल करती है, उसकी CBI डिनाइल मोड में होती है, उसके सारे लोग मिलकर प्रोपेगेंडा करते हैं इस तरह से। और बताइए, सबसे बड़ी चीज तो ये हो गई कि हिंदू धर्म ये है कि सूर्यास्त होने के बाद, सूरज गुरूब होने के बाद अंतिम संस्कार नहीं किया जा सकता। 2:30 बजे रात को पेट्रोल डालकर, ये नहीं कि घी या जो अंतिम संस्कार में जो कार्यक्रम होते हैं वो किया जाता, 2:30 बजे रात को पेट्रोल डालकर एक बेटी को जला दिया जाता है। क्या हम सब यहाँ बेटी वाले नहीं बैठे हैं? क्या हम सब के सीने में बेटियों का दर्द नहीं है? क्या हम ऐसी सरकार को बर्दाश्त कर सकते हैं? क्या ऐसी सरकार के खिलाफ हम एक वोट नहीं देकर अपना गुस्सा नहीं दिखा सकते हैं? हमें सिर्फ ये गुस्सा दिखाना है, उनको यह एहसास दिलाना है कि आप गलत हो। और यकीन जानिए, अगर हम सब पढ़े लिखे लोग हैं, ये नबी का भी फरमान है कि अगर आप जालिम से इंतकाम नहीं ले सकते हो तो जालिम से नफरत करो। अगर जालिम से नफरत भी नहीं कर सकते हो तो कम से कम दिल में उसके लिए नफरत रखो। अगर ये भी नहीं कर सकते हो तो आप खुद जान लीजिए कि आप ईमान के किस पायदान पर हैं। आप ये खुद जान लीजिए। अरे इतना तो कर सकते हैं कि आपका वोट कोई नहीं देखेगा, आपको चुपके से जाना है, साइकिल का बटन दबा देना है और पर्ची निकलेगी, देख लेना कि साइकिल से हमारा वोट पड़ गया। ये वोट देने से ज़्यादा है, आपको गुस्सा है। ये आप इस सरकार के खिलाफ नाराज़ हैं। अपनी नाराज़गी दिखाने के लिए मैं फिर आपसे अपील करता हूं, आप सबसे अनुरोध करता हूं कि आप अपना गुस्सा भुलाकर, अपनी आपस की दुश्मनी भुलाकर, जात और मजहब से ऊपर उठकर एक बार फिर इस देश में सेकुलरिज्म की बालादस्ती के लिए, संविधान को बचाने के लिए खड़े हो जाइए और इस बार समाजवादी पार्टी को वोट दे दीजिए। बस यही बात आपसे कहने आया था। आप सबको बहुत बहुत